स्टार्ट करें। इतना उदास क्यों रे? आप लोगों का रिवीजन है, बैकअप क्लास है ये, तो इसको अच्छा से समझिएगा, ठीक है। वर्चुअल वाला कैसा है? आँख खोल, उठ, देख तेरे लिए कुछ कोटेशन रखे हैं, दिख रहा है ऊपर मेरे और आप लोग के लिए ऑब्वियसली। वर्चुअल वाला होगा, हम होंगे कामयाब। लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग अब का अपना जो जर्नी है वो बेसिकली शुरू कर रहे हैं अपना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसके पहले अपने सैलरी हेड कवर किए थे। सैलरी हेड में बेसिकली अपने क्या सीखे थे कि जब कोई भी तरह का एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप होगा और एम्प्लॉय को जो भी इनकम मिलेगा वो सैलरी हेड में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आज जो हम लोग हेड पढ़ रहे हैं उसका नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मीन्स? एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा एसएससी जो कमा रहा है एक हाउस प्रॉपर्टी के थ्रू, जिसको मैं बोलूं कि एक वो रेंटल इनकम कमा रहा है। क्या कमा रहा है गाइज? रेंटल इनकम। और इस पांचों हेड में से सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से यही एक लौता हेड है जिसमें हमारा नोशनल इनकम भी टैक्सेबल होता है। कौन सा इनकम टैक्सेबल होता है गाइस? नोशनल इनकम भी क्या होता है? टैक्सेबल होता है। नोशनल इनकम टैक्सेबल होते का मतलब ये है कि अगर, मतलब बोलने का मतलब है तुम्हारे कमाने का औकात है उतना, लेकिन तुम उतना कमा नहीं रहे हो, तो जितना कमाने का औकात है उतना टैक्सेबल। सपोज करो तुम 100 रुपये कमा रहे हो लेकिन तुम्हारा औकात कमाने का 200 रुपये है, तो 200 रुपये टैक्सेबल करेंगे। इस तरह की इनकम को हम लोग बोलते हैं नोशनल इनकम। तो देखिए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेरे को 3 क्लास लगेगा कंप्लीट करने में, लेकिन मज़ेदार क्लासेस रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो हम लोग एक बार जो स्लाइड्स में आपके साथ डिस्कस किया था आपके बैचेस में, वही मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ ताकि क्वालिटी सेम रहे। तो एक बार मैं डिस्प्ले करता हूँ, उससे अपने पढ़ेंगे। ओके, सो आपको ये स्लाइड दिख रहा है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है इसका चार्जिंग सेक्शन क्या है? इसका चार्जिंग सेक्शन है 22। जिस तरह सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था 15, उस तरह इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो क्या है गाइस? 22। ध्यान से देखिएगा, इनकम फ्रॉम, जैसे टैक्सेबिलिटी होता है तो चार्जिंग सेक्शन में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या टैक्सेबल है? तो ध्यान से देखिएगा, टैक्सेबल है एनुअल वैल्यू। क्या टैक्सेबल है? बोलिए। एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है। क्या टैक्सेबल है? एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है। तो सर अभी आप बोले रेंटल इनकम टैक्सेबल, यस। एनुअल वैल्यू का जो डेफिनेशन है ना, एनुअल वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, आप समझ जाएंगे क्या टैक्सेबल है, राइट। तो एनुअल वैल्यू का जो डेफिनेशन है वो, उसमें भी आप समझिएगा कि रेंटल इनकम ही टैक्सेबल होता है। तो नॉर्मली अभी आप समझिए चार्जिंग सेक्शन क्या है? 22। क्या टैक्सेबल है? एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है। क्या टैक्सेबल है? एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है। और एनुअल वैल्यू क्या होता है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आज ही के क्लास में, बट एक मिनट, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल भी कब होगा? जब आप इस सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करिएगा। नंबर 1, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाउस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या आता है, और उस प्रॉपर्टी को यूज करके जब अपने इनकम कमाते हैं वो इनकम टैक्सेबल होता है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। तो प्रॉपर्टी का मतलब होगा लैंड एंड बिल्डिंग। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? लैंड एंड बिल्डिंग। मैं कुछ डिस्कस करता हूं आपके साथ, ध्यान से समझिए। अगर आपने एक फ्लैट रेंट पे दिया है तो ये भी एक हाउस प्रॉपर्टी है, और इसका इनकम जो रेंट से आ रहा है ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल है, ठीक है। आपके पास एक लैंड है, इस लैंड में एक कोना में आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करवाया है, ठीक है। और यहाँ बिल्डिंग के पास इसका गैरेज गार्डन, ये सब इस एरिया में गैरेज गार्डन वगैरह है, और आप इसको रेंट पे देते हो।
ये भी एक तरह का हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा और इससे जो इनकम होगा वो भी टैक्सेबल रहेगा अंडर द हेड इन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? अच्छा, अगर आप एक लैंड, ओपन लैंड है, खाली वाला लैंड है, कुछ नहीं बना हुआ इसमें, इसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानते हैं अगर आप इस लैंड से रेंट दे रहे हो तो। यानी कि अगर इस लैंड को भी रेंट पे दे रहे हो फिर भी हम इसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? फिर भी हम इसको हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे। तो डिस्कशंस क्लियर हुआ ना सर? टैक्सेबल है हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर फ्लैट अगर रेंट पे दे रहे हो, एक ऐसा लैंड एंड बिल्डिंग जो एक साथ हो, ठीक है, वो हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा, वो रेंट पे दोगे तो टैक्सेबल होगा। और खाली रेंट जो कि आप इन उसको रेंट पे दे रहे हो तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। तो एक और चीज समझिए, आपका हाउस का रेंट देना, समझ आ रहा है? यानी कि हाउस को रेंट पे लगाना, अगर आपका ये बिजनेस है तो पहले ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता था, लेकिन अब ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। अब ये कौन सा हेड में टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने क्या बोला? अगर आपका हाउस को रेंट पे देना एक बिजनेस है, बिजनेस करते हो आप, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट देने का लेने का बिजनेस करते हो, तो ये इनकम आपका पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। तो सबसे पहला आपको क्लैरिटी आ गया ना कि प्रॉपर्टी जो होना चाहिए वो लैंड एंड बिल्डिंग्स होना चाहिए, खाली लैंड नहीं चलेगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। जो प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन जो एसएससी कैरी कर रहा है, वो प्रॉपर्टी अगर उसके लिए इन्वॉल्व्ड है तो उसका ट्रीटमेंट हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और थर्ड, प्रॉपर्टी का ओनर होना चाहिए एसएससी अगर आप उसके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चेक कर रहे हो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सपोज करो हम हैं और हम एक घर रेंट पे दे रहे हैं, एक हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहे हैं। रेंट पे देने से अगर वो कुछ इनकम आ रहा है तो वो मेरा इनकम है और वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाके टैक्सेबल होगा। लेकिन गाइस सुनो ना ध्यान से, ये हाउस को रेंट पे देना, हाउस को रेंट पे देना और हाउस को रेंट पे देना मेरा एक बिजनेस है, हाउस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना मेरा एक बिजनेस है, तो ये पीजीबीपी हेड में आएगा इसका हुआ हुआ इनकम। मतलब हम एक घर रेंट पे देते हैं और मैं धंधा है, ये बिजनेस करते हैं इससे, और इससे जो इनकम आ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं, ये कहाँ टैक्सेबल होगा? पीजीबीपी में सर टैक्सेबल होगा। आई होप आपको यहाँ तक का क्लैरिटी आ चुका है। यहाँ तक का क्लैरिटी बहुत सिंपल है कि क्या टैक्सेबल है सर? सर इनकम जो आ रहा है हाउस प्रॉपर्टी से वो टैक्सेबल है, बेसिकली एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है। एनुअल वैल्यू क्या होता है अपने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स में आइए। ये मैं फोकट का ज्ञान है, फोकट का ज्ञान मतलब ऐसा नहीं है फोकट का है, बोलने का मतलब ये इंपॉर्टेंट ज्ञान है जो आपको बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर सकता है। जैसे कि सबसे पहले अगर आपके पास लैंड है और लैंड आप रेंट पे दे रहे हो और वो रेंट पे आप दे रहे हो, आपका रेंट पे देना एक बिजनेस है लैंड का, खाली लैंड का, तो वो पीजीबीपी हेड में आएगा, उससे इनकम रेंट जो मिलेगा आपको उसका जो इनकम आएगा पीजीबीपी हेड में आएगा। उसी तरह लैंड आप रेंट पे दे रहे हो, रेंट आपके पास आ रहा है और आपका बिजनेस नहीं है, तो लैंड को रेंट पे देना खाली, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से आएगा गाइस। वो किससे आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से। उसी तरह हाउस प्रॉपर्टी है, हाउस प्रॉपर्टी है वो, यानी कि लैंड बिल्डिंग या बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी है, वो अगर आप रेंट पे दे रहे हो और वो देना अगर आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी में आएगा, यानी कि आपका धंधा है या रेंट पे चढ़ाना घरों को, ठीक है। लेकिन अगर वो नॉन बिजनेस है तो वो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीट होगा। ओनली लैंड कैन नॉट एन हाउस प्रॉपर्टी, खाली लैंड को हम लोग हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं करेंगे। और लैंड को अगर हम सिर्फ रेंट पे दे रहे हैं, जैसे कि मैंने ये पोर्शन में आपसे डिस्कस किया, इसका ट्रीटमेंट ये होगा। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? नेक्स्ट स्लाइड्स में आइए। ओके, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले मैं आपको चाहता हूँ कि आप समझे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहले म्यूनिसिपल वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज म्यूनिसिपल वैल्यू? देखिए मैंने अपना हमेशा से स्मार्ट वे देखा है, ये देखिए मैंने इसको हिंदी पे लिखा है, हाउस टैक्स पे करने के लिए जो वैल्यू डिटरमाइंड किया जाता है, यानी कि
हाउस टैक्स देने के लिए जो वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है उसको अपने बोलते हैं म्यूनिसिपल वैल्यू। ये अश्विन सर का स्टाइल है, ठीक है, वो होता है ना मूवी, ये बाबूराव का स्टाइल है, तो ये अश्विन सर का स्टाइल है कि टैक्स को हिंदी में भी समझे, ऑब्वियसली हिंदी व्हाट्सएप लैंग्वेज में। उसी तरह म्यूनिसिपल वैल्यू इंग्लिश में, तुम लोग का फेवरेट इंग्लिश, देखो क्या लिखा है, वैल्यू डिटरमाइंड बाय म्यूनिसिपल अथॉरिटी टू लेवी म्यूनिसिपल टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड म्यूनिसिपल वैल्यू। सर इस वैल्यू को जान के क्या करेंगे, देखिए हम तुमको क्या बोले सबसे पहले क्लास में, आज हम क्या बोले, ये एक ऐसा हेड है जहां पे नोशनल इनकम भी टैक्सेबल है। नोशनल इनकम भी टैक्सेबल है का मतलब क्या है सर, एक ऐसा इनकम जो क्या कमाने का औकात रखता है, भले उतना नहीं कमा रहा हो लेकिन कितना कमाने का औकात रखता है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। सर हम 100 रुपया केपेबल है कमाने के लिए, लेकिन हम कमा रहे 50 रुपया, लेकिन हम 100 रुपया केपेबल है ना, तो 100 रुपया टैक्सेबल होगा। तो देखिए क्या वैल्यू टैक्सेबल है, क्या वैल्यू टैक्सेबल नहीं है, इसको समझने के लिए आपको इंपॉर्टेंट टर्म समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला आता है म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू समझ आया, हाउस टैक्स पे करने के लिए जो वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है उसको म्यूनिसिपल वैल्यू बोलते हैं। फिर आता है फेयर रेंट वैल्यू। फेयर रेंट वैल्यू मतलब होता है कि सेम एरिया में, जिस एरिया में आपका वो प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी, वहां पे उसी टाइप के प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है। रेंट तो तुम कुछ भी ले सकते हो, रेंट तो हम 5 रुपये भी ले सकते हैं, तो क्या टैक्सेबल 5 रुपये होगा? नहीं सर, आप बोल दिए सर नोशनल इनकम भी टैक्सेबल है। रेंट केपेबल है, उस प्रॉपर्टी का रेंट लेना चाहिए 10,000, हम ले रहे 5 रुपया, तो मेरे पे टैक्स 10,000 रुपये लगेगा। तुम लो 5 रुपया, लो तुम 5 रुपये ही लो, टैक्स तो 10,000 रुपये लगाएंगे। आगे आप देखेंगे, तो इसीलिए आपको ये सारे टर्म्स को पढ़ना पड़ेगा। तो म्यूनिसिपल वैल्यू क्लियर हुआ आपको अच्छी तरह से। नेक्स्ट आता है फेयर रेंट वैल्यू। नेक्स्ट क्या आता है? फेयर रेंट वैल्यू। फेयर रेंट वैल्यू का मतलब समझे ना, सेम एरिया में सेम टाइप ऑफ प्रॉपर्टी का क्या रेंट चल रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं फेयर रेंट वैल्यू। फिर आता है स्टैंडर्ड रेंट, भाई और बहन दोनों। फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट सब स्टेट में नहीं होता, हर स्टेट के ऊपर स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल नहीं होता। जिस स्टेट के ऊपर, ये स्टेट एक्ट है, रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है, ये स्टेट एक्ट है, जिस स्टेट के ऊपर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है तो हम लोग स्टैंडर्ड रेंट भी देखते हैं। और लास्ट समझिए आ रहा है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट का मतलब होता है एक ऐसा रेंट जो मिल रहा है या मिलेगा उस हाउस के लिए, उसको हम लोग एक्चुअल रेंट बोलते हैं, जो एक्चुअल में मिलेगा। उस एक्चुअल रेंट में आप अदर फैसिलिटी को इंक्लूड मत करिएगा। फॉर एग्जांपल सपोज करिए हम आपको हाउस तो दे रहे हैं, साथ साथ हाउस का हम रेंट लेते हैं, सपोज करो 10,000 पर मंथ, ठीक है, हाउस का रेंट लेते हैं, और साथ साथ हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी का अलग लेते हैं 500 रुपया, साथ साथ हम आपको खाना पीना फूडिंग भी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जिसका हम लेते हैं 1500 रुपया पर मंथ। तो तू मेरे को कितना दे रहा होता सर? तो मेरे को 12,000 रुपया दे रहा होता, लेकिन ये 12,000 एक्चुअल रेंट में इंक्लूड नहीं होगा। एक्चुअल रेंट में सिर्फ ये वाला पोर्शन इंक्लूड होगा, इसीलिए लिखा है डज नॉट इंक्लूड द चार्ज ऑफ अदर फैसिलिटीज। अच्छा, यहाँ पे एक्यूरल बेसिस पे चार्जेबल हो जाता है। मतलब सपोज करो हम जनवरी का पैसा दिए, फरवरी का दिए, मार्च का नहीं दिए, मार्च महीना में, लेकिन अप्रैल में मार्च और अप्रैल का भी दिया और मार्च का भी दिया। मार्च में भले ही नहीं दिया हो लेकिन आप इसको मान लेंगे कि आपको मिल गया, एक्यूरल बेसिस पे, पेड बेसिस पे नहीं रहता है, एक्यूरल बेसिस पे रहता है। क्लियर हुआ अच्छी तरह से? तो ये चारों वैल्यूज आपको याद होना चाहिए, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट और एक्चुअल रेंट। नेक्स्ट आता है एनुअल वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या टैक्सेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था सर क्या टैक्सेबल है, आपने बोला सर एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है, आपने बोला सर एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है। तो एनुअल वैल्यू को समझने के लिए देखिए, एनुअल वैल्यू समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एनुअल वैल्यू का, ये देखिए एनुअल वैल्यू जो होता है ये टैक्सेबल होता है। तो एनुअल वैल्यू को टैक्स करने के लिए एनुअल वैल्यू होता कितना तरह का? 2 तरह का होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोगों को सिंपल से माइनस करना पड़ता है म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय द ओनर। ध्यान से समझिएगा, ग्रॉस एंड देखिए टैक्सेबल क्या है, एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है, तो एनुअल वैल्यू टैक्सेबल है, राइट। तो हम लोग का एनुअल वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन एनुअल वैल्यू 2 तरह का होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करना पड़ता है ओनर के द्वारा, जो पेड बाय ओनर है। अब
ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, बोल रहा है आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा उससे आप कंपेयर करिएगा किसको, एक्चुअल रेंट से। उन दोनों में जो हायर रहेगा, उन दोनों में जो क्या रहेगा बोलिए, हायर रहेगा, वही अपना क्या रहेगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, टैक्सेबल होता है एनुअल वैल्यू, तो एनुअल वैल्यू का दो पार्ट होता है, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए आपको म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर माइनस करना, आप एनुअल में आ जाइएगा। उसी तरह से ग्रॉस निकालने के लिए ब्लैक ग्रॉस तो निकालोगे ना, मेन ग्रॉस ही निकालना है, मेन यही है, अपना पूरा सम्स का स्टार्टिंग ही ग्रॉस एनुअल वैल्यू से होगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल रेंट से। सर वो तो ठीक है, अब एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा, अब देखो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा। एक्सपेक्टेड रेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेंट बोलता है कि आपका जो म्यूनिसिपल वैल्यू है और आपका जो फेयर रेंट वैल्यू है, FRV जो अपने पढ़े हैं, इन दोनों में से जो हायर रहेगा उसको आप कंपेयर करिएगा स्टैंडर्ड रेंट से, और उन दोनों में से जो लोअर रहेगा वही अपना एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा। यानी कि एक्सपेक्टेड रेंट इज इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू और FRV म्युनिसिपल वैल्यू विच एवर इज हायर। ठीक है, और जो निकला है उसको आप कंपेयर करिएगा स्टैंडर्ड रेट से विच एवर इज लोअर। समझ आ रहा है, पहले आप इन दोनों का हायर करिएगा, जो अमाउंट आएगा उससे कंपेयर करेगा स्टैंडर्ड रेट, इन दोनों में से जो लोअर रहेगा वो होगा ईयर। सपोज करो स्टैंडर्ड रेट नहीं दिया हुआ है, क्योंकि आप बोले ना सर स्टैंडर्ड रेट सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, तो जिसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल नहीं होता है तो फिर इन दोनों का जो हायर रहेगा वही मेरा एक्सपेक्टेड रेंट रहेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्यों निकालते हैं सर, एक्सपेक्टेड रेंट इसलिए निकालते हैं ताकि हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद कंपेयर कर पाए एक्चुअल रेंट को। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और फर्दर ये सम्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। अब हम डाउट लेने वाले हैं, वर्चुअल वाला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ताकि हम इन लोगों को डाउट ले। आप लोग डाउट एकदम, हम आपको 2 मिनट देर एक बार पढ़ लो, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। थैंक यू।